एक ऐसी चीज की कल्पना कीजिए जिस पर उबलते हुए एसिड का कोई असर नहीं होता, जिसे कोई भी ज्ञात एंजाइम गला नहीं सकता। हाँ, और जो हजारों सालों तक भयानक तापमान सहकर भी अपने अंदर के जेनेटिक मटेरियल को एकदम सुरक्षित रख सकता है। बिल्कुल। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म के एलियन स्पेसशिप का कवच नहीं है। ये हमारे आसपास खिलने वाले किसी भी साधारण फूल के परागकण यानी पॉलन ग्रेन की बाहरी परत है। एकदम सही कहा। ये प्रकृति की सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग में से एक है। तो सभी नीट एस्पिरेंट्स का इस नए डीप डाइव में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के सबसे अहम और सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स में से एक पर बात करने वाले हैं। हाँ, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। राइट। और हमारा मकसद सिर्फ रटने वाले फैक्ट्स गिनाना नहीं है। हम उस यांत्रिकी को समझना चाहते हैं कि पौधे आखिर नया जीवन बनाते कैसे हैं, क्योंकि नीट के लिए इस क्यों और कैसे को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। मतलब अक्सर हम फूलों को सिर्फ सजावट या परफ्यूम का जरिया मान लेते हैं, हाँ, वो तो है ही। लेकिन इवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो प्रकृति इतनी सारी ऊर्जा सिर्फ हमारी आंखों को खुश करने के लिए खर्च नहीं करती। पुष्पी पादप यानी एंजियोस्पर्म्स के लिए फूल असल में मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स हैं। यानी अविश्वसनीय रूप से जटिल संरचनाएं जो सिर्फ एक काम के लिए बनी हैं, सफल प्रजनन। एकदम सही। जो रंग, सुगंध या नेक्टर हम देखते हैं ना, वो सब एक बेहद सोचे समझे सिस्टम का हिस्सा हैं। क्योंकि पौधों के पास जानवरों की तरह चलकर अपना साथी ढूंढने की आजादी तो है नहीं। सही बात है, वो एक ही जगह पर टिके रहते हैं। तो उन्होंने इस जनन प्रक्रिया को एक फूल के अंदर अंजाम देने का ये कमाल का तरीका ईजाद किया। और इस सिस्टम को समझने के लिए फूल की बनावट को देखना सबसे पहला कदम है। मैं तो इसे एक हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तरह देखता हूँ। हाँ, ये एनालॉजी काफी सटीक है। अगर हम एक टिपिकल फ्लावर को देखें तो इसके 4 मुख्य हिस्से होते हैं। सबसे बाहर बाह्यदल या सेपल्स होते हैं, जो कली की अवस्था में फूल की रक्षा करते हैं। बिल्कुल। फिर आते हैं दल या पेटल्स, जो अपने चमकीले रंगों से कह सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट का काम करते हैं, कीड़ों को बुलाने के लिए। राइट, लेकिन असली काम तो अंदर के 2 चक्रों में होता है, पुंकेसर यानी स्टेमन्स और स्त्री केसर जिसे कार्पेल कहते हैं। हाँ, तो स्टेमन नर जनन अंग है। मैंने पढ़ा है कि इसके 2 हिस्से होते हैं, एक लंबा फिलामेंट और ऊपर एक बाइलोब्ड संरचना जिसे एंथर या परागकोश कहते हैं। और दूसरी तरफ कार्पेल मादा भाग है। इसमें सबसे नीचे ओवरी होती है, बीच में स्टाइल और सबसे ऊपर स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। लेकिन एक सवाल है, क्या ये नर और मादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हमेशा एक ही फूल में साथ साथ होती हैं? हमेशा नहीं। कुछ पौधों में दोनों एक ही फूल में होते हैं, जिन्हें हम बाइसेक्सुअल कहते हैं, जैसे गुड़हल। लेकिन पपीता या तरबूज में फूल यूनिसेक्सुअल होते हैं। अच्छा, या तो सिर्फ नर होंगे या सिर्फ मादा? बिल्कुल। अब ये अलग अलग रणनीतियां तो हैं, लेकिन नर युग्मक यानी पॉलन ग्रेन्स के बनने की प्रक्रिया बहुत दिलचस्प है। इसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ये एंथर के अंदर वाली माइक्रो फैक्ट्री की बात हो रही है ना? हाँ, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, जिनमें माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या एमएमसी होती हैं। ये मियोसिस से गुजरकर 4 कोशिकाओं का गुच्छा बनाती हैं, जिसे माइक्रोस्पोर टेट्राइड कहते हैं। लेकिन मुझे एंथर की दीवारों की वो सबसे अंदरूनी परत बड़ी हैरान करने वाली लगती है, टपेटम। ओह हाँ, टपेटम बहुत खास है। बाहर की परतें तो सिर्फ सुरक्षा देती हैं, लेकिन टपेटम एक बायोलॉजिकल प्लेसेंटा की तरह काम करता है। मतलब वो पोषण देता है? एकदम सही। विकसित हो रहे पॉलन ग्रेन्स को भारी मात्रा में प्रोटीन और पोषण चाहिए होता है। इसलिए टपेटम की कोशिकाएं अक्सर मल्टी न्यूक्लिएट हो जाती हैं। क्या बात है। और फिर जब एंथर परिपक्व होता है और सूखता है तो वो टेट्राड अलग होकर स्वतंत्र परागकण बन जाते हैं। हाँ, और यहाँ एक और दिलचस्प चीज होती है। इस पॉलन ग्रेन के अंदर भी 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। एक बड़ी वेजिटेटिव सेल जिसमें खाना जमा होता है और एक छोटी जेनरेटिव सेल। राइट, और वो छोटी जेनरेटिव सेल असल में उस वेजिटेटिव सेल के जीवद्रव्य में ही तैरती रहती है। यही आगे चलकर नर युग्मक बनाती है। तो वापस उसी सुरक्षा कवच पर आते हैं जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। बिल्कुल, एक्साइन। हाँ, परागकण की बाहरी परत जो स्पोरोपॉलिनेन से बनी है। अंदर वाली इंटाइन तो सेल्यूलोज और पेक्टिन की होती है। एक्साइन की मजबूती लॉजिकल है क्योंकि उसे धूप, बारिश सब सहना है।
इसी वजह से वो जीवाश्म या फॉसिल के रूप में इतने अच्छे से संरक्षित रहते हैं। लेकिन यहाँ एक तार्किक सवाल उठता है, अगर स्पोरोपॉलिनिन को कोई तोड़ नहीं सकता तो वो जेनरेटिव सेल बाहर कैसे आएगी? क्या प्रकृति ने बिना दरवाजे का कमरा बना दिया है? ये बहुत ही शार्प ऑब्जर्वेशन है। प्रकृति कभी ऐसा डेड एंड नहीं बनाती। एक्साइन की दीवार में कुछ बहुत बारीक छिद्र होते हैं जहां स्पोरोपॉलिनिन होता ही नहीं है। अच्छा, तो वहां गैप होता है। हाँ, इन्हें जर्म पोज या जनन छिद्र कहते हैं। ये उस किले के गुप्त दरवाजे हैं। जब परागकण सही स्टिग्मा पर पहुंचता है तो अंदर की इंटाइन परत इन्हीं जर्म पोर से पॉलन ट्यूब के रूप में बाहर निकलती है। अरे वाह, तो सुरक्षा भी फुल प्रूफ और बाहर निकलने का रास्ता भी तैयार। बेहतरीन इंजीनियरिंग। बिल्कुल। तो नर युग्मक अब तैयार है, लेकिन वो जिसकी तलाश में है, यानी मादा युग्मक, वो कैसे बनता है? हाँ, अब कहानी मेगास्पोरोजेनेसिस की तरफ मुड़ती है। ओवरी के अंदर मौजूद ओव्यूल में यहाँ भी एक मेगास्पोर मदर सेल होती है जो मियोसिस करके 4 मेगास्पोर्स बनाती है। लेकिन यहाँ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से एक बहुत बड़ा अंतर है। वही ना, कि 4 में से 3 मेगास्पोर्स डीजनरेट या नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ एक ही बचता है। मुझे ये हमेशा संसाधनों की बर्बादी लगती थी। सतही तार पर ये बर्बादी लग सकती है, लेकिन असल में ये बहुत शानदार रिसोर्स मैनेजमेंट है। इसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। थोड़ा और विस्तार से बताइए। देखिए, नर युग्मकों को तो बस जेनेटिक मटेरियल पहुंचाना है। उनका छोटा होना और संख्या में ज्यादा होना फायदेमंद है। राइट। लेकिन मादा युग्मक जो आगे एम्ब्रियो सैक बनेगा, उसे भविष्य के भ्रूण को पोषण भी देना है। उसे बहुत सारे साइटोप्लाज्म की जरूरत है। अच्छा, तो अगर वो एमएमसी अपना पोषण 4 हिस्सों में बांट देगी तो कोई भी ठीक से विकसित नहीं होगा। एकदम सही। ये एक स्टार्टअप की फंडिंग जैसा है। 3 कोशिकाएं खुद को नष्ट करके अपनी सारी ऊर्जा उस एक बचे हुए गुरु बीजाणु को दे देती हैं। बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। सब कुछ एक ही होनहार प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया। अब ये अकेला मेगास्पोर विकसित होकर एम्ब्रियो सैक बनता है। और इसकी अंदरूनी बनावट पूरी बायोलॉजी में सबसे अजीब प्रक्रियाओं में से एक है। ये बड़ा होता है और इसका केंद्रक माइटोसिस शुरू करता है, लेकिन सेल वॉल तुरंत नहीं बनती। फ्री न्यूक्लियर डिविजन, 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 केंद्रक बन जाते हैं, वो भी बिना सेल वॉल के। एंड पर 3 कोशिकाएं एग एपरेटस बनाती हैं, जिसमें 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल होती है। और निभाग या चलाज़ल एंड पर 3 एंटीपोडल्स चले जाते हैं। बचे हुए 2 पोलर न्यूक्लियाई बीच की एक बड़ी सेंट्रल सेल में रह जाते हैं। राइट। तो एक परिपक्व एम्ब्रियो सैक 8 न्यूक्लिएट होता है, लेकिन सिर्फ 7 सेल्ड होता है। ये 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड वाला कॉन्सेप्ट तो नीट के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अब हमारे पास पॉलन ग्रेन भी है और ओवरी की गहराई में एम्ब्रियो सैक भी, लेकिन दोनों नॉन मोटाइल हैं, चल नहीं सकते। तो उन्हें मिलाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। यहाँ से परागण या पॉलिनेशन की एंट्री होती है। पराग कणों का एंथर से स्टिग्मा तक का सफर, ये सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी, हवा, पानी या कीड़ों के जरिए। लेकिन मेरा एक सवाल है, हवा और पानी तो फ्री हैं, फिर ज्यादातर पौधे कीड़ों पर निर्भर क्यों हैं? क्योंकि हवा और पानी एक चांस फैक्टर है। परागकण कहाँ गिरेगा कुछ पता नहीं, इसलिए पौधों को करोड़ों परागकण बनाने पड़ते हैं, जो भारी बर्बादी है। ओहो, मतलब कीड़े ज्यादा रिलायबल हैं। बिल्कुल। ये एक टारगेटेड डिलीवरी सिस्टम है। पौधे कीड़ों को नेक्टर या मकरंद देते हैं और बदले में कीड़ा सटीक जगह पर परागकण पहुंचा देता है। एक तरह का बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण तो युग का पौधा और प्रोन्यूबा मॉथ का है। हाँ, वो दोनों एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र पूरा ही नहीं कर सकते। मॉथ अपने अंडे युक्का की ओवेरी के अंदर देता है और अनजाने में पॉलिनेशन कर देता है। कमाल का म्यूचुअल एग्रीमेंट है। खैर, जब सही परागकण स्टिग्मा पर लैंड कर जाता है तब मैजिक शुरू होता है। स्टिग्मा चेक करता है कि परागकण उसी प्रजाति का है या नहीं, और अगर वो सही है तो जर्म पोर से पॉलन ट्यूब बाहर निकलती है। वो ड्रिलिंग मशीन की तरह स्टिग्मा और स्टाइल के बीच से रास्ता बनाती हुई नीचे जाती है और ट्यूब के अंदर 2 नर युग्मक होते हैं। लेकिन उसे रास्ता कैसे पता चलता है? सिनर्जिड्स में फिलीफॉर्म एपरेटस होता है ना, जो केमिकल्स छोड़कर पॉलन ट्यूब को गाइड करता है। एकदम सही। पॉलन ट्यूब एक सिनर्जिड में जाकर फट जाती है और दोनों नर युग्मक मुक्त हो जाते हैं। और यही होता है एंजियोस्पर्म्स का सबसे अनोखा फीचर, डबल फर्टिलाइजेशन। दोहरे निषेचन की क्या जरूरत है? इंसानों में तो एक शुक्राणु एक अंडाणु से मिलता है और बात खत्म। यहाँ सिस्टम थोड़ा अलग है।
पहला नर युग्मक एग सेल से जुड़कर जाइगोट बनाता है, जिसे सिनगैमी कहते हैं। यही जाइगोट नया पौधा बनेगा। और जो दूसरा नर युग्मक है वो सेंट्रल सेल की तरफ जाता है और उन 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिल जाता है। चूंकि यहाँ 3 न्यूक्लियाई जुड़ रहे हैं, इसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। अच्छा, और इससे एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष बनता है। तो क्योंकि 2 निषेचन एक साथ हुए, इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन। राइट। और ये इसलिए होता है ताकि अश्योर्ड न्यूट्रिशन मिल सके। एंजियोस्पर्म्स ने तय किया कि वो खाना तभी बनाएंगे जब निषेचन सफल हो जाए। मतलब जाइगोट तब तक विकसित नहीं होगा जब तक एंडोस्पर्म ना बन जाए। बिल्कुल। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण नारियल पानी है। वो पोषक तत्वों से भरा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही तो है। नारियल पानी एक एंडोस्पर्म है। ये तो ऐसा फैक्ट है जो कभी नहीं भूलेगा। अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो कंस्ट्रक्शन साइट पर भारी बदलाव होते हैं। पेटल्स गिर जाते हैं, जाइगोट एम्ब्रियो बनता है। ओव्यूल एक बीज में बदल जाता है और सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ओवरी का होता है, जो फल बन जाती है। ओवरी की दीवार फल की दीवार यानी पेरिकार्प बन जाती है। फल का काम बीज की रक्षा करना और उसे फैलाना है। वैसे आमतौर पर फल ओवरी से बनते हैं, जिन्हें ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। लेकिन फॉल्स फ्रूट्स भी तो होते हैं, जैसे सेब या स्ट्रॉबेरी। हाँ, क्योंकि उनमें फूल का थैलेमस या पुष्पासन भी फल बनाने में हिस्सा लेता है। जो हिस्सा हम खाते हैं वो थैलेमस ही होता है। सेब खाते हुए अब ओवरी और थैलेमस दोनों याद आएंगे। तो अगर हम इस डीप डाइव को समेटें तो हमने देखा कि पौधे कैसे जीवन का निर्माण करते हैं। बिल्कुल, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से लेकर पॉलिनेशन और डबल फर्टिलाइजेशन तक। और सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए इस चैप्टर पर महारत हासिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, डबल फर्टिलाइजेशन, इन पर हमेशा सवाल आते हैं। सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। जाने से पहले एक थॉट देना चाहूंगी। हमने बीज की डोमेंसी या सुप्तावस्था की बात की। क्या आप जानते हैं कि आर्कटिक टुंड्रा की बर्फ में ल्यूपिनस आर्कटिकस का एक बीज मिला था? शायद मैंने इसके बारे में सुना है। वो बीज 10,000 सालों तक बर्फ में दबा रहने के बाद भी अंकुरित हो गया और मृत सागर के पास से 2000 साल पुराना खजूर का बीज मिला, वो भी जीवित था। 10,000 साल, ये तो... जरा सोचिए, एक छोटे से बीज में ऐसा कौन सा बायोलॉजिकल टाइम कैप्सूल है जो हजारों सालों तक जीवन को रोक कर रखता है? क्या ये प्रकृति का अपना टाइम ट्रैवल नहीं है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। सच में सोचने वाली बात है। आज के लिए बस इतना ही।